गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुंदरलाल सैनी, सहायक आचार्य SN BEd कॉलेज नवलगढ़, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। BEd फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भाषा एवं पाठ्यचर्या नामक सब्जेक्ट में आज हमारा टॉपिक रहेगा लिखित भाषा के दोष। यानी लिखित भाषा को अगर हम अपनाते हैं तो लिखित भाषा से हमको क्या हानि हो सकती है। अपने विचारों को, अपने जो भी भावनाएं हैं, अपने जो भी संदेश हैं, उनके आदान प्रदान के लिए जब लिखित भाषा का माध्यम जो है इसको चुना जाता है तो इससे क्या हानि हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है, इसमें क्या कमियां हैं, तो उनका अध्ययन जो है आज हम करेंगे। तो कुछ जो है बिंदुओं के माध्यम से इसको समझाने का जो है मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है भ्रम एवं त्रुटिपूर्ण व्याख्या। भाषा का प्रमुख उद्देश्य प्रापक द्वारा संवाद के अर्थ को समझना, यानी कि संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा जो है जो भी संदेश दिया गया है, जो भी मान लो कि एक तरह से विषय वस्तु है, उसको उसके अर्थ को समझना है। लिखित भाषा में कभी कभी भ्रम एवं गलत व्याख्या की आशंका रहती है। कहना क्या मतलब कि लिखित भाषा में कई बार जो है द्विअर्थ वाले शब्द जो है उनका भी प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार जो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, प्रापक है, वह उस द्विअर्थी जो शब्द हैं उनका अलग अर्थ निकाल लेता है। तो उस परिस्थिति में क्या है, भ्रम की आशंका बनी रहती है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। सभी व्यक्तियों को समझने की योग्यता एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि जो है उसमें अंतर होता है। सभी जो भी मान लो कि एक तरह से संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी जो मान लो कि शिक्षा का जो लेवल है, स्तर है, वो अलग अलग होता है। टॉपिक को समझने का जो मान लो उनका तरीका है, उनकी जो मेंटेलिटी है, जो योग्यता है, उसमें भी भिन्नता होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से तथ्यों को समझने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार भ्रम जो है वो उत्पन्न होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अगला पॉइंट आता है व्यक्तिगत संबंधों का अभाव। लिखित भाषा का सबसे मुख्य दोष ये है कि इसमें दोनों पक्षकार, संदेश भेजने वाला, संदेश प्राप्त करने वाला, आमने सामने जो है नहीं रहते हैं। उनके आमने सामने जो है उपस्थित रहने की जो है आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। इस प्रकार उनके आपस के जो रिलेशन है, पर्सनल जो रिलेशंस हैं, जो व्यक्तिगत जो संपर्क हैं, उनकी जो टचिंग है, वो जो है इसमें नहीं रहती है। उसका एक तरह से क्या है, अभाव रहता है। जब व्यक्ति आमने सामने रहता है तो क्या होता है कि जो भी संदेश हैं उनका अधिक प्रभाव रहता है। लेकिन लिखित माध्यम जो है इसमें व्यक्तिगत जो है संपर्क का अभाव रहता है। व्यक्ति आमने सामने उपस्थित नहीं रहते हैं, दोनों पक्षकार जो हैं आमने सामने नहीं रहते हैं। इसलिए जो भी विषय वस्तु है, जो भी संदेश है, वो अधिक जो है प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो व्यक्तिगत संबंधों का अभाव। व्यक्तिगत संपर्कों की दृष्टि से तुलनात्मक रूप में लिखित भाषा मौखिक भाषा से कम जो है प्रभावी होती है। विषय वस्तु में पारदर्शिता होने के कारण तात्कालिक प्रभावों का आकलन जो है सही रूप में नहीं हो पाता। यानी तुरंत अपने को जो है उस संदेश का क्या प्रभाव हुआ, संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर जो है क्या प्रभाव हुआ, उसका आकलन तुरंत जो है नहीं किया जा सकता। लिखित भाषा में स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को जो अभिव्यक्त करने का अवसर भी नहीं मिलता है। इसीलिए प्रतिक्रियाओं को तुरंत नहीं समझा जा सकता। प्रतिपुष्टि भाषा प्रक्रिया का एक प्रमुख जो है तत्व होता है। भाषा प्रक्रिया में जो है संदेश जो दिया है, जो विचार एक तरह से अपन ने जो है हम लोगों ने दिए हैं, उसका क्या प्रभाव हुआ, संदेश प्राप्त करने वाले पर जो है क्या प्रभाव हुआ, सकारात्मक या नकारात्मक, तो उसका हमको पता नहीं रहता है। अगला पॉइंट आता है एक मार्गीय संचार माध्यम। यानी लिखित भाषा जो है वो एक मार्गीय संचार का जो माध्यम माना गया है, द्विमार्गीय नहीं है, क्योंकि दूसरा पक्षकार उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। लिखित भाषा जो है उसमें लिखकर संदेश दिए जाते हैं, फिर जो है संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास वो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद में जो है मान लो कि उसको प्राप्त होते हैं, वो उसको पढ़ता है, फिर प्रत्युत्तर एक तरह से वो देता है। तो तुरंत किसी प्रकार की जो है प्रतिक्रिया का भी पता नहीं लगता। तो एक मार्गीय इसको जो है संचार का माध्यम भी बताया गया है।
कैसे, देखो, लिखित भाषा अधिकांशतः आदेश, निर्देश, स्मरण पत्र, नियमों इत्यादि के रूप में उच्च स्तरीय जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो है संप्रेषित किए जाते हैं। यानी लिखित भाषा का उपयोग लगभग जो है उच्च अधिकारी के द्वारा किया जाता है। उच्च अधिकारी जो है अपने अधीनस्थों को जो है इस भाषा के माध्यम से निर्देश देता है, आदेश देता है, या जो भी नियम है उन नियमों को बताने का प्रयास करता है। तो एक मार्गीय भाषा जो है, भाषा का माध्यम इसको बताया गया है। इसीलिए लिखित भाषा में विचार विनिमय तात्कालिक रूप से द्विमार्गीय नहीं हो पाता है। फिर अगला पॉइंट आता है इसकी हानियों में गोपनीयता की गारंटी नहीं। यानी लिखित भाषा का एक तरह से इसके लाभों में जो है बखान किया गया। लिखित भाषा के जो लाभों में, महत्व में इस पॉइंट को बताया गया कि लिखित भाषा में गोपनीयता पूरी तरह से बनी रहती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो भी संदेश संबंधित व्यक्ति को दिया गया है वो संदेश उस व्यक्ति के पास जो है सुरक्षित पहुंच जाएगा। बीच में जो भी मान लो कि व्यक्ति हैं, कई व्यक्तियों के हाथों से वो जो है संदेश गुजरता है, वो जो भी मान लो कि डाक के द्वारा हमने जो संदेश भेजा है, जो लिफाफा भेजा है, वो वैसा का वैसा संबंधित व्यक्ति को मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डाक विभाग द्वारा भी लापरवाही की जाती है। जहाँ जिस ऑफिस में मान लो कि वो संदेश भेजा गया संबंधित व्यक्ति को, वहाँ भी जो है उसकी गोपनीयता भंग होने का पूरा जो है डर रहता है। तो मौखिक भाषा में गोपनीयता रखी जा सकती है, मौखिक भाषा में गोपनीयता जो है रखी जा सकती है, परंतु यदि लिखित संदेश किसी अन्य व्यक्ति के हाथ लग जाए तो उसकी गोपनीयता जो है समाप्त हो जाती है। अगला इसमें पॉइंट आता है, आपको बताया कि प्रतिपुष्टि संभव नहीं है। यानी लिखित भाषा में जो है जो भी संदेश, जो भी विचार, जो भी भावनाएं, जो भी विषय वस्तु है, उसका क्या प्रभाव रहा दूसरे पक्षकार, दूसरे व्यक्ति या संदेश प्राप्त करने वाले के जो है किस प्रकार का वो विषय वस्तु प्रभाव छोड़ रही है, उसकी प्रतिक्रिया क्या की, प्रतिपुष्टि क्या है, तुरंत उसका जो है पता नहीं लग पाता है। तो प्रतिपुष्टि अच्छे संचार, भाषा संचार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। लिखित भाषा के कई मामलों में जैसे उद्देश्य एवं नीति निर्धारण में प्रतिपुष्टि को कोई स्थान जो है नहीं है। प्रतिपुष्टि मौखिक भाषा का एक स्वाभाविक गुण है। लिखित भाषा में संचारक को यह जानकारी ही नहीं होती है कि प्रापक संवाद को ग्रहण कर रहा है या नहीं है। मौखिक भाषा में दोनों पक्षकार, दोनों व्यक्ति आमने सामने रहते हैं, तो संदेश भेजने वाला व्यक्ति जो है ये देखता रहता है कि सामने जो पक्षकार है, जो श्रोता है, संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, वो उस संदेश को ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर उसका प्रभाव हो रहा है नहीं हो रहा है। जबकि लिखित भाषा में दोनों व्यक्ति आमने सामने नहीं होते हैं, तो जो संदेश दिया जा रहा है उसका क्या प्रभाव रहा, उसने उसको देखा भी या नहीं देखा है, इसका जो है पता ही नहीं रहता है। लास्ट में इसकी जो कमियां हैं, इसके जो दोष हैं, अवगुण हैं, हानियां हैं, उसमें लास्ट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट वो आता है कि लिखित भाषा केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी है। लिखित भाषा का यह माध्यम अगर मान लो कि विचारों के आदान प्रदान के लिए, संदेशों के आदान प्रदान के लिए चुनते हैं, तो इसका सबसे मुख्य महत्वपूर्ण जो मान लो कि हानि या अवगुण है वो है केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी। यानी कि शिक्षित व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो ही वो लिखकर दूसरे व्यक्तियों को संदेश पहुंचा सकता है, विषय वस्तु को जो है पहुंचा सकता है, समझा सकता है। और अगर व्यक्ति मान लो कि पढ़ा लिखा नहीं है तो इस माध्यम का वह उपयोग नहीं कर सकता। सपोज जैसे संदेश भेजने वाला व्यक्ति जो है वह पढ़ा लिखा है, लेकिन संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब मान लो कि एक तरह से पढ़ा लिखा नहीं है, तो वह संदेश उसके लिए अनुपयोगी, व्यर्थ होता है। इसका उपयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है। इस दृष्टि से इसका क्षेत्र संकुचित है, छोटा है, संक्षिप्त है। अशिक्षित व्यक्तियों के लिए लिखित भाषा एक तरह से व्यर्थ है। धन्यवाद। अपना ये टॉपिक इतना ही यहाँ खत्म होता है।